तो आज जो हम चैप्टर समझने यहाँ पे जा रहे हैं वो रहेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैली प्राइम के लेवल 3 का है, तो इसमें थोड़ा डेप्थ रहेगा। तो वन बाय वन हम यहाँ पे इन चीज़ों को समझेंगे। इस चैप्टर का नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, तो हम जानेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किन के लिए मैंडेटरी होता है, जीएसटी का टैक्स टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, और मैनेजिंग एडजस्टन और एसएसी कोड किस तरीके से हम कर सकते हैं, टैक्स का डिटर्मिनेशन हमें किस तरीके से करना है कि कब हम सीजीएसटी चार्ज करें, एसजीएसटी चार्ज करें, आईजीएसटी चार्ज करें, सप्लाई ऑफ गुड्स का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। साथ में ई इनवॉइसिंग, टैक्स इनवॉइसिंग, और एग्जाम जब हम सप्लाई करते हैं तो बिल ऑफ सप्लाई किस तरीके से बनाएंगे, वो सब चीज़ें। इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी में अगर हम रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है किस तरीके से हम अवेल कर सकते हैं, वो पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ समझेंगे। इसके साथ ही साथ हम ई वे बिल और ई इनवॉइस दोनों टॉपिक को डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। टैली में किस तरीके से आपको जीएसटी स्टार्ट करना है, एक्टिवेट करना है, उसके अलावा फिर किस तरीके से हमें रेट के जो रेट है वो हम सेट करेंगे, फिर इंटरेस्ट रेट के हम ट्रांजेक्शन करेंगे, इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन, इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई, फिर इंटरेस्ट रेट होगा। उसके बाद उसको प्रिंट कैसे इनवॉइस को करना है, उसके अलावा परचेज सेल रिटर्न की एंट्री कैसे हम करेंगे, उसको हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाउचर में करते हैं। अकाउंटिंग इंक्लूसिव ऑफ टैक्स हम करेंगे। साथ ही साथ जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका सेटअप किस तरीके से हम करना है, वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। जीएसटी टैक्स पेमेंट किस तारीख को होता है, किस तरीके से किया जाता है, वो भी हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। उसके साथ ही साथ ई इनवॉइस ई बिल टैरिफ किस तरीके से हमें जनरेट करना है डायरेक्टली, वो भी हम समझेंगे। और जो जीएसटी रिटर्न हमारे GST R1 3B GST R9, वो किस तरीके से टैली से जनरेट होते हैं, वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। साथ ही साथ हम कंपोजिशन जो टैक्स पेयर है उसकी वर्किंग भी समझेंगे, जो अभी हमने फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल में नहीं समझी है, जिसमें हम GSTR4 रिटर्न कैसे फाइल होता है, CMP 08 क्या होता है, वो सब यहाँ पे हम समझेंगे डिटेल्स। स्टार्ट करते हैं। तो जीएसटी जो हमारा 1 जुलाई 2017 से इंडिया में लागू हुआ, वो इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो स्टेट और सेंटर दोनों टैक्स चार्ज करते हैं। ठीक है। तो जीएसटी हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्सेस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स की बात हम करें तो फिलहाल इंडिया में इनकम टैक्स है, और आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो वो जीएसटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जीएसटी इंट्रोड्यूस क्यों किया गया इंडिया में, क्या रिक्वायरमेंट थी, तो जीएसटी से पहले अलग अलग टैक्सेस होते थे, तो एक्साइज, सर्विस टैक्स, वेट, एंटी टैक्स, ऑक्ट्राई, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस परचेज टैक्स, सेल टैक्स। तो उन सबको हटा के जीएसटी कर दिया गया। लगभग 19 टाइप के टैक्सेस थे, उनको मर्ज करके सिंगल बना दिया जीएसटी। ये गुड्स पे भी अप्लाई होता है और सर्विस पे भी अप्लाई होता है। अब जीएसटी का जो रेट स्ट्रक्चर है वो समझ लेते हैं। तो जीएसटी का जो लाने का मेन रीजन है वो है इसका सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको बस आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये 3 टैक्स हेड में यहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर के रूप में ध्यान रखने होते हैं, जिससे कि हम परचेज या सेल करते हैं, तो उसकी वर्किंग इसमें मैनेज होती है। एलिमिनेट कास्केडिंग फैक्ट, तो पहले जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, जैसे हमने अगर सर्विस टैक्स नंबर हमारे पास नहीं है तो हमें इनपुट नहीं मिलता था, तो बड़े जो व्यापारी है उनको तो उतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन छोटे व्यापारी पे कई सारे रजिस्ट्रेशन नहीं होते थे, सिंगल एक दो रजिस्ट्रेशन होते थे, तो उनको बाकी टैक्सेस का इनपुट नहीं मिलता था, तो उनका जो टैक्स का वैल्यू है
वो ज्यादा पड़ता था। ठीक है, क्योंकि उसकी उसे रिबेट नहीं मिलती थी, जो जिस एक्ट में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं। लेकिन जीएसटी में क्या है, सिंगल जीएसटी से उनका सारा काम हो जाता। ठीक। टेक्नोलॉजी में पूरा जो वर्किंग है वो किस तरीके से टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है। गवर्नमेंट को क्या फायदा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगभग पहले 19 प्रकार के टैक्स रिटर्न फाइल कराने पड़ते थे लोगों से, उनको मैनेज करना पड़ता था, उनको स्क्रूटनिंग करना पड़ता था। अब सिंपल एक ही हो गया, तो उसको मैनेज करना पहले के मुकाबले आसान है थोड़ा सा। ठीक है। अब जो रेट स्ट्रक्चर है ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम की हेल्प से, कि गुड्स की आप सप्लाई करो, कोई सर्विस प्रोवाइड करो, तो उस कंडीशन में टैक्स कैसे लगेगा। तो जब विद इन स्टेट की बात करते हैं, इसे हम इंट्रा स्टेट बोलते हैं, तो हम सीजीएसटी या जीएसटी चार्ज करेंगे। और अगर इंटर स्टेट की बात होती है, मतलब अदर स्टेट, आउट ऑफ द स्टेट, बिटवीन टू स्टेट, तो वहां पे हम आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स चार्ज करेंगे। तो जैसे हम बात करते हैं किसी प्रोडक्ट पे 18% टैक्स है, तो आईजीएसटी 18% रहेगा। जब स्टेट की बात करेंगे, तो यहाँ पे 9 सेंटर में और 9 स्टेट में, ये विद इन स्टेट जो ट्रांजेक्शन होगा उसमें इस तरीके से होगा। और आईजीएसटी है तो डायरेक्टली 15%। ये फुल फॉर्म से। अब देखो, टैक्स का डिटर्मिनेशन किस तरीके से करना है, कि ये टैक्स लगेगा कौन सा, आईजीएसटी कब लगेगा, सीजीएसटी कब लगेगा। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया है, इसकी हेल्प से हम समझते हैं। तो देखो, पहले जो हमारा टैक्स था बीट, वो था ओरिजिन बेस्ड टैक्स। कैसा था बीट? ओरिजिन बेस्ड टैक्स। ठीक है। अब हमारा जो जीएसटी है, वो हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड। जीएसटी के साथ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो इसको समझ लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट। तो पहले हम समझ लेते हैं वेट वाले सिस्टम में। ये वेट वाला सिस्टम है और ये जीएसटी। तो वेट वाले सिस्टम में क्या होता था कि जैसे रवि ट्रेडिंग कंपनी एक व्यापारी है, जो कि कर्नाटक का, ठीक है, और वो माल बेच रहा है किसको, शिवा ट्रेडिंग कंपनी जो कि तमिलनाडु को है। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, रवि ट्रेडिंग कंपनी कर्नाटक की है, जो गुड्स सेल कर रही है, तो जो टैक्स रेवेन्यू है कर्नाटक स्टेट को मिलता था। ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स सिस्टम में होता था, जो कि हमारा बेट टैक्स था। आज की डेट में क्या होता है जीएसटी में, तो सेम ट्रांजेक्शन हम देख लेते हैं। रवि ट्रेडिंग है कर्नाटक का, और शिवा ट्रेडिंग तमिलनाडु को गुड्स सेल कर रहा है। तो इस कंडीशन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा तमिलनाडु। क्या प्लेस ऑफ सप्लाई? तमिलनाडु। इस गुड्स का यूज तमिलनाडु की जनता करेगी, कंज्यूम करेगी। तो जो टैक्स रेवेन्यू है किस स्टेट को मिलेगा, तमिलनाडु स्टेट को मिलेगा। तो यहाँ पे ये बेसिक डिफरेंस है ओरिजिन बेस्ड टैक्स में और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में। और देखो, कर्नाटक एक स्टेट अलग है और तमिलनाडु स्टेट अलग है। तो जब एक स्टेट दूसरे स्टेट में हम गुड्स का सप्लाई करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उस कंडीशन में हम इंटीग्रेटेड टैक्स उस सर्विस पे चार्ज करेंगे, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं आईजीएसटी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कुछ अनिवार्यता है, कि अगर आपका टर्नओवर है वो, जो लिमिट है प्रेस्क्राइब लिमिट उससे ज्यादा होता, तभी आपको जीएसटी नंबर लेना हो। ये जीएसटी जो हम नंबर लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर ये होता है 15 डिजिट का, जिसमें कि 10 डिजिट हमारे पैन की होती हैं, पैन बेस होता है। उसमें दो फर्स्ट डिजिट स्टेट कोड होते हैं, उसके बाद एंटिटी कोड, ब्लैंक डिजिट, और फिर चेकसम डिजिट। इस तरीके से ये 15 डिजिट को मिलके हमारा जीएसटी नंबर बनता है। तो मैंडेटरी लेना किसके लिए है, वो यहाँ पे कंडीशन आपको दी हुई है, कि आप टैक्सेबल पर्सन हो, अदर स्टेट में गुड्स सेल करते हैं, गवर्नमेंट पर्सन हो, तो आपको टीडीएस काटना होता है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। आप ऑनलाइन गुड्स का परचेज सेल कर रहे हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उन सब कंडीशनों में आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट, ये पुराना थ्रेशोल्ड लिमिट है, नया देख लेते हैं। देखो, अभी जो नया एप्लीकेबल है वो देख लेते हैं। नया एप्लीकेबल में क्या है कि सर्विसेज की बात करें, गुड्स की, सेल ऑफ गुड्स, टर्नओवर बेस है, टर्नओवर हमारा सेल रहेगा सिंपल शब्दों में। तो दो कैटेगरी बनाई जाएगी स्पेशल स्टेट की, जिसमें ये देख सकते हैं ये स्टेट के नाम है, और बाकी इसके अलावा जो स्टेट है वो रेस्ट ऑफ इंडिया में आते हैं।
तो अगर इन स्टेटों में गुड्स की सप्लाई कोई करता है 20 लाख तक की लिमिट है तो जीएसटी नंबर, इससे ज्यादा टर्नओवर होगा तो जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। जैसे कम है तो बिना जीएसटी नंबर के बिजनेस कर सकते हैं। बात करें रेस्ट ऑफ इंडिया की, तो गुड्स की कंडीशन में 40 लाख ये लिमिट है। ये अगर बात करते हैं एमपी, तो एमपी स्पेशल कैटेगरी से अलग स्टेट है, रेस्ट ऑफ इंडिया में आता है। तो उस कंडीशन में एमपी में आपको 40 लाख तक आप गुड्स का सेल करते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा आप करो तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाएगा। आप 40 लाख से कम अगर टर्नओवर है तो भी जीएसटी नंबर ले सकते हैं वॉलंटरी, ठीक है। बात करें सर्विस की तो आधा हो जाएगा। सर्विस में क्या है कि स्पेशल जो कैटेगरी स्टेट है उनके लिए 10 लाख है, और जो अदर स्टेट है, रेस्ट ऑफ इंडिया में आते हैं, उनके लिए 20 लाख है सर्विस पे। कंपोजिशन स्कीम की बात करते हैं तो ये 150 लाख है, मतलब 1.5 करोड़। तो स्पेशल जो स्टेट है उनके लिए, कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ये लिमिट है। फिर एक 75 लाख रुपए का टर्नओवर है तो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। और अगर अदर स्टेट की बात करें तो 1,50,000, 150 लाख की लिमिट है, मतलब 1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़ के लिमिट तक आपका बिजनेस है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। आप कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम में क्या बेसिक डिफरेंस है वो हम समझ लेते हैं। जो कंपोजिशन टैक्स पेयर होता है, एक होता है रेगुलर पे, रेगुलर पे देखते हैं। तो रेगुलर टैक्स पेयर अगर कोई 10 रुपए का सामान खरीदा है, 10 रुपए का, तो उस पर जो टैक्स लग के आया उसके बाद अगर वो 11 रुपए का सेल करता है तो 1 रुपए जो उसका प्रॉफिट हुआ, अगर उस प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी है, तो जब उसने परचेज किया था तो 100 रुपए पे वो 18% जीएसटी दे के आया था। अब उसको 101 रुपए का सेल कर रहा है तो उसको 1 रुपए पे 18% जीएसटी और देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा जिस व्यक्ति से उसने माल खरीदा उसको बिल जो उसने सेल किया उसको पोर्टल पे डालना पड़ेगा। तभी इस व्यक्ति को जिसने 101 100 रुपए में माल खरीदा वो 101 में बेच रहा, तभी वो 100 रुपए की इनपुट लेने का अधिकारी होगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा और प्रॉफिट पे जो भी आपके गुड्स पे टैक्स रेट है या सर्विस पे टैक्स रेट है वो आपको पे करना पड़ेगा। हम बात करते हैं कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन टैक्स पेयर को 1% टैक्स देना होता है, ठीक है। तो इसमें आपको इनपुट नहीं मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जैसे जो भी आपने सेल किया, मान के लो आपने 20 लाख रुपए का गुड सेल किया, तो आपको 20 लाख रुपए का 1% पे करना पड़ेगा, सिंपल। इसमें आपको इनपुट नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखने की बात यह है कि आपको जो गुड्स है वो आपको रजिस्टर्ड टैक्स पेयर से खरीदना पड़ेगा। अगर किसी कंपोजिशन टैक्स पेयर ने ऐसे व्यक्ति से गुड्स खरीदा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो पहले उसको उस गुड्स पे जो भी टैक्स रेट है वो जमा करनी पड़ेगी, और उसके बाद 1% अलग से पे करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इस बात को। तो गुड्स की बात करें तो उनके होते हैं एचएसएन कोड, और सर्विस की बात करें तो उनके होते हैं एसएससी कोड, जो हमें मेंशन करने रहते हैं। वो ये मैनेटरी है। और पहले दो डिजिट थे, आज की डेट में बात करें तो 6 डिजिट। अगर 6 कोड से ऊपर आपका टर्नओवर है तो आपको, 5 कोड से ऊपर टर्नओवर है तो आपको 6 डिजिट के एचएसएन कोड मेंटेन करना मैनेटरी है। और बात करें 5 कोड से नीचे है तो आपको 4 डिजिट के एचएसएन कोड मेंटेन करना या एसएससी कोड मेंटेन करना मैनेटरी है। बात करते हैं जीएसटी रेट रेट स्ट्रक्चर की। तो जो जीरो रेटेड में हमारे आते हैं, जो एसेंशियल हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे टैक्स नहीं होता, जैसे आटा, रवा, मैदा, दाल, चावल। सादा ब्रांडेड नहीं है तो, ब्रांडेड है तो उनमें 5% हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट होते हैं उन पे 12 से लेकर 18% तक गुड्स एंड सर्विस टैक्स रहता है। बात करते हैं डीमेरिट गुड्स की, तो उसमें 18% आ जाता है जो लग्जरी गुड्स होते हैं, ड्रिंक्स, तंबाकू प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके अलावा 1% से 25% तक सेस का प्रावधान है जो कि लग्जरी गुड्स पे अलग अलग जो उसका रेट डिफाइन है उसके हिसाब से लगता है। इसके अलावा जो बाकी में नहीं आते हैं उससे बाहर है, गोल्ड, जेम्स, ज्वेलरी पे 3% है। प्रीशियस स्टोन की बात करें तो 0.25%। और
कुछ स्पेशल स्लैब्स बनाए गए हैं। तो ये कुछ चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इसमें देखते हैं चार्ट की हेल्प से इसमें क्या बताया गया। तो फुटवेयर की बात करें, एक हजार रुपये तक का कोई शूज है, उसका सेलिंग प्राइस 1,000 तक का है, तो उस कंडीशन में 5% जीएसटी चार्ज करेंगे। और अगर अगर 1,000 से ज्यादा का है तो उसको फिर हमें 18% जीएसटी चार्ज करना होगा। मतलब 1,000 से कम है तो 5%, 1,000 से ज्यादा है तो उस पर 18% जीएसटी चार्ज होगा। उसके बाद करते हैं होटल में आप जो रुकते हैं, जो उसका किराया हम देते हैं रूम टैरिफ की। तो अगर 1,000 रुपये पर डे है तो आपको कोई जीएसटी नहीं देना। 1,000 से 7,500 रुपये है तो आपको 12%। और 7,500 से ज्यादा है तो आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। कपड़ों की बात करें तो कपड़ों में 1,000 तक का तो 5%, 1,000 से ऊपर का कपड़ा तो फिर 12% आपको जीएसटी पे करनी होगा। तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत विटल रोल प्ले करता है टैक्स डिटरमिनेशन करने में, टैक्स डिसाइड करने में। क्योंकि अगर आपने प्लेस ऑफ सप्लाई सही से समझा है तो आप प्रॉपर टैक्स कैलकुलेट कर पाओगे, और कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा, आईजीएसटी, सीजीएसटी या जीएसटी, वो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम, जो ये टेबल है, इसकी हेल्प हम समझते हैं। तो रवि ट्रेडिंग गुड सेल कर रहा अभी ट्रेडिंग को, वो दोनों कर्नाटक के व्यापारी हैं। तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है यहाँ पे क्या है, कर्नाटक। तो यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बोला जाएगा उसको। तो उस कंडीशन में सीजीएसटी मतलब सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स हम चार्ज करेंगे। बात करते हैं सिवा ट्रेडिंग। तमिलनाडु को गुड सेल कर रहा रवि ट्रेडिंग, तो यहाँ पे अदर स्टेट आ गया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, तमिलनाडु। तो उस कंडीशन में आपको इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो आपको आईजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, आईजीएसटी। ठीक है, ये आपको चार्ज करना रहेगा, जैसे फुल फॉर्म में हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई का डिटर्मिनेशन, उसको जानना, अंडरस्टूड होना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम टैक्स पे कब करेंगे, कब उसका रिटर्न फाइल करेंगे, वो बहुत जरूरी है। वो आज की डेट में ई इनवॉइसिंग का रूल आ गया है कि आपको अगर 10 करोड़ से ऊपर का आपका टर्नओवर है सीआर से, तो आपको 30 डेज, विद इन 30 डेज आपको ई इनवॉइसिंग 30 डेज में आपको ई इनवॉइसिंग कर लेनी है, मैनेटरी है। तो उस कंडीशन में भी टाइम ऑफ सप्लाई का इंपॉर्टेंस बहुत है। दूसरा, उसके अलावा जो हमने इनवॉइस बनाया उसका टैक्स कब हमें पे करना है, रिटर्न में कब जाएगा वो, तो उस सब चीजों के लिए हमें टाइम ऑफ सप्लाई का इंपॉर्टेंस है। क्योंकि हमने किस डेट में काटा, उस रिटर्न की कब उसका रिटर्न फाइल करना है, कब उसका टैक्स पे करना है, ये सारी चीजें। वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि वैल्यू से ही डिसाइड होता है कि हम कितना जीएसटी चार्ज करेंगे। और जो गुड्स या सर्विस की वैल्यू है उसका एक्सेशन कोड क्या है, सारी डिटेलिंग तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सैंपल टेबल के रूप में आपको बताया गया इनवॉइस का। तो एक इंटेल प्रोसेसर है 5th जनरेशन लैपटॉप का, उसकी कीमत 4,000 है। तो उस पर हम जो देखो टाइप, तो विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो इसलिए हम सीजीएसटी या जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई 4,000, तो उस पर 99% सीजीएसटी या जीएसटी चार्ज करेंगे तो टोटल वैल्यू, ये इनवॉइस वैल्यू हो जाएगी हमारी। हम बात करें इनवॉइसिंग की, तो इनवॉइसिंग जीएसटी हमारी दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो एक होती है हमारी टैक्स इनवॉइस, एक होती है बिल ऑफ सप्लाई, जो कि हम पहले हम समझ चुके हैं। टैक्स इनवॉइस हमारा बनता है जब हम कोई टैक्स वाला गुड सेल करते हैं, और बिल ऑफ सप्लाई बनता है जब हम ऐसा गुड सेल करते हैं जिस पर टैक्स नहीं है। एक कंडीशन ही है। दूसरी कंडीशन है कि अगर कोई कंपोजिशन टैक्स पेयर कोई गुड सेल करता है, क्योंकि उसको जीएसटी चार्ज करने का अधिकार नहीं है, वो सेल पे 1% जीएसटी पे करेगा, जो उसके लिए एक तरीके का खर्चा है। तो उस कंडीशन में वो बिल ऑफ सप्लाई बनेगा। तो टैक्स इनवॉइस बनता है उस कंडीशन में जब आपको कोई गुड्स ऐसा सेल करना हो जिसपे आपको टैक्स चार्ज करना है, या कोई सर्विस, आप सर्विस का इनवॉइस बनाते हो जिस पर टैक्स है, तो आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है। बिल ऑफ सप्लाई बनेगा उस कंडीशन में जब आपको या तो टैक्स फ्री गुड्स का सेल करना है, या फिर आपको गुड्स का सेल करना है, वो आप कंपोजिशन टैक्स पेयर है, तो आपको बिल ऑफ सप्लाई बनाना पड़ेगा।
डेबिट नोट क्रेडिट नोट के सिंपल सेम इसी तरीके से डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनते हैं आपकी। चालान आप यहाँ पे बना सकते हैं कि जब हम गुड सेल नहीं कर रहे हैं, गोडाउन वगैरह में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम चालान वगैरह जीएसटी में बना सकते हैं। अब देखो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जीएसटी में क्या होता है कि जो हमने गुड सेल किया उस पर जो टैक्स लगता है वो हमारा होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक्सेल की हेल्प से समझाता हूँ। टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी और एचजीएसटी, टोटल अमाउंट। तो कोई प्रोडक्ट है, जैसे हम अभी इसी का उदाहरण ले लेते हैं, जो भी हमने प्रोसेसर का देखा था कि उसकी वैल्यू 4,000 है, हमने परचेज किया था, उस पर 9% जीएसटी है। ठीक है। तो उसकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी हो गई है, ये 7220 रुपये का। अब मान के लो इसको आप सेल करते हो, ठीक है, और सेल आप उसको कर रहे हो 4500 रुपये का, ठीक है, प्लस जीएसटी। तो वैल्यू जो आपकी बनेगी देखो सेम इस तरीके से रहेगी। ये परचेज है, ये आपका सेल। सेल की टैक्सेबल वैल्यू 4500, उस पर हम 9% जीएसटी, देखो जीएसटी चार्ज करेंगे। ये मैंने फॉर्मूला इधर लगाया था, मैंने कॉपी कर लिया इधर, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो देखो आप, जो प्रोडक्ट हमने परचेज किया वो सेल किया, अगर आप बात करें टैक्सेबल वैल्यू की तो 500 का सीधे सीधे डिफरेंस है, लेकिन बात करते हैं टोटल बिल वैल्यू की तो 590 रुपए का डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे अगर आप समझेंगे कि वो जो गुड्स हमने परचेज किया उसमें 500 रुपये प्रॉफिट लिया, तो 500 का 18% हम बात करें तो 90 रुपीज होता है। तो इसीलिए इसमें 90 रुपये आपको जीएसटी में पे करना होगा। मतलब इस जो गुड्स आपने सेल किया प्रॉफिट आपको देखा जाए तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे कितने आए, जो चीज आपने खरीदी थी उसकी कॉस्ट आपको पड़ी है 4720 रुपये। तो देखा जाए तो 590 रुपये आपका प्रॉफिट है, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको प्रॉफिट आप देखोगे टैक्सेबल वैल्यू पे होगा वो कितना 500 रुपये। बाकी जो टैक्स है एक्स्ट्रा जो आपने प्रॉफिट पे जो टैक्स लिया है इस पे 500 रुपये पे, तो 500 रुपये पे जो आपने टैक्स लिया है वो आपको 90 रुपये 90 रुपीज गवर्नमेंट को पे करने होंगे। तो यहाँ पे हम बात करें इनपुट टैक्स क्रेडिट की, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका यहाँ पे है 620, सॉरी 660 प्लस 660, वो आपका है कितना, 720 रुपये आपके पे है यहाँ पे आईटीसी है। तो जो चालान आपको पे करना है वो कितने का पे करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा 810 का, नहीं 810 का नहीं करना पड़ेगा। देखो ये आउटवर्ड आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है आपको, तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है आपकी है। तो उसके लिए आपको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में से आपका जो इनपुट आपके पास था वो घटा देंगे, तो ये 90 रुपये आपको पे करना है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनपुट कितना इंपॉर्टेंट है। ये इनपुट आपके पास था तो उस कंडीशन में आपको 90 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर बाय द वे बात करें कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति से माल खरीदा जो कंपोजिशन टैक्स पेयर है, या ऐसा व्यक्ति जिस पे जीएसटी नंबर नहीं है, यूआरडी जिसको हम बोलते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर, तो उस कंडीशन में आपको ये इनपुट नहीं मिलेगी। तो उस प्रोडक्ट पे पूरा ये जो 890 रुपये हैं आपको पे करने पड़ेंगे। तो अगर आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, या किसी बिजनेस का अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि टैक्सेशन की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर टैक्सेशन की क्लैरिटी नहीं होगी तो आप जो अपना जो प्रॉफिट है प्रॉपर उसको अर्न करने में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि रेट का काफी इशू रहता है। आप समझ रहे हो कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपको टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर आ रही है, तो आपको टैक्स पे करना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इससे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको मिलेगा भाई? तो सिंपल सी बात है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन है, टैक्स पेयर है, उसी को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। कंपोजिशन वाला नहीं कह सकता कि मुझे टैक्स क्रेडिट चाहिए। उसको सेट ऑफ कैसे कर दें, मतलब उसका यूज कर लेना है, बाकी डिफरेंस को पे कर लेना, तो वो हमारा सेट ऑफ कहलाता है। तो सेट ऑफ किस तरीके से होता है हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास तीन टैक्स हेड होते हैं, जिसको हम आईजीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स और एसजीएसटी स्टेट टैक्स के नाम से जानते हैं। तो अगर आपके पास इनपुट पड़ा हुआ आईजीएसटी का, तो आप उसका उसके अगेंस्ट आईजीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं, सीजीएसटी का कर सकते हैं, एसजीएसटी का कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से इस तरीके से है कि जैसे ब्लड ग्रुप होता है ओ पॉजिटिव, तो वो अदर ब्लड ग्रुप के जो लोग होते हैं उनको भी ब्लड दे सकता है। ठीक है, लेकिन बात करें उसके लेने की, ठीक है, तो लेने में भी वो स्टेट टैक्स से भी उसका पेमेंट हो जाएगा, सेंट्रल टैक्स से भी उसका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं स्टेट टैक्स सेंट्रल टैक्स की, तो सेंट्रल टैक्स से आपका आईजीएसटी का पेमेंट हो जाएगा, ठीक है, और सेंट्रल टैक्स खुद का पेमेंट हो जाएगा। स्टेट टैक्स ड्यूटी टैक्स है, वो सेंट्रल टैक्स से पे नहीं होता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट का रूल फिक्स है एज पर लॉ। ठीक है, तो आईजीएसटी खुद का पेमेंट कर देगा, हम आईजीएसटी से आईजीएसटी सेट ऑफ कर सकते हैं, सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन बात करें सेंट्रल टैक्स की, तो सेंट्रल टैक्स से एक तो सेंट्रल टैक्स सेट ऑफ हो जाएगा, एक आईजीएसटी हो जाएगा, एसजीएसटी नहीं होगा। और जब एसजीएसटी की बात करेंगे तो एसजीएसटी होगा, वो आईजीएसटी होगा, सीजीएसटी नहीं होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम बात करें कि जब आप अकाउंटिंग का जो जॉब करने जाओगे, तो वहां पे आप टोटल टैक्स कैलकुलेट करोगे, तो उसके आधार पर बताओगे सर हमें टैक्स पे करना नहीं करना, तो फिर मिस्टेक हो सकती है। रीजन है क्योंकि अगर सेंट्रल टैक्स में मान लो आपको इनपुट पड़ा हुआ, वो स्टेट टैक्स में कम है, तो सेंट्रल टैक्स का तो यूज में आ जाएगा, लेकिन स्टेट टैक्स का आपको जो मतलब जिस हेड में आपका टैक्स इनपुट कम है वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके जगह अगर आईजीएसटी में होता तो उसका एडजस्टमेंट दोनों सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स प्लस आईजीएसटी में होता। लेकिन अगर सीजीएसटी की बात करें तो वो अपना टैक्स का पेमेंट कर देगा, आईजीएसटी कर देगा, सेंट्रल का नहीं करेगा। सेंट्रल की बात करें तो वो खुद का करेगा और आईजीएसटी करेगा, स्टेट का नहीं करेगा। तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ई वे बिल का, ई वे बिल और इनवॉइसिंग टैली में किस तरीके से बनते हैं और क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्लियर किया आपके लिए। आपको यहाँ पे ये चीजें क्लियरिटी आई होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे ई वे बिल, ई इनवॉइस और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।